Hi friends, good morning to everyone. Today I am going to explain preposition. जैसा कि आप जानते हैं प्रीपोजिशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है ग्रामर का, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने एग्जामिनेशन होते हैं, या हम बोर्ड की बात करें या कंपटीशन लेवल की बात करें, ये दोनों एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अगर हम बोर्ड की बात करें तो 3 से 4 मार्क्स का, अगर कंपटीशन की बात करें तो उसमें भी 3 से 4 मार्क्स का आता है। काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर होता है ये, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपको समझाने का। प्रीपोजिशन क्या होता है अब देखेंगे। प्रीपोजिशन को फर्दर हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री को अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो प्री का मतलब पहले बिफोर होता है, और बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। अगर पोजीशन का मतलब देखें तो पोजीशन का मतलब प्लेस होता है, और प्लेस का मतलब स्थान या जगह। तो अब यहां से 2 डेफिनेशन निकल कर आता है। पहला डेफिनेशन ए कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो प्रायः संज्ञा सर्वनाम के पहले वाले स्थान पे आता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे हम क्या बताना चाहते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम के पहले वाले स्थान पे आता है, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। अगर इसे इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। पहला डेफिनेशन। अगर दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो प्रीपोजिशन को अगर देखा जाए तो उसको शुद्ध हिंदी में संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब हम इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि रिलेशन की बात कर रहे हैं। मतलब इसका अगर दूसरा डेफिनेशन के तौर पर देखें तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य के 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता हो, उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। मतलब हम लोग यहाँ 2 डेफिनेशन साथ में लेकर चल रहे हैं, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है। जैसे इंग्लिश में अगर इसको बताना हो, डिफाइन करना हो, तो प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज प्रीपोजिशन, एंड आल्सो रिलेट 2 terms in a sentence is known as preposition। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है और उस वाक्य में किसी 2 शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो उसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसके आगे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे यहां पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई, या ऐसे लिखे, दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई लिव इन। एक सेंटेंस क्या है? दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई लिव इन। अब हम क्या पढ़े थे? अभी डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग जनरली संज्ञा सर्वनाम के पहले होता है। अगर इस सेंटेंस में देखें तो प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में क्या है? इन प्रीपोजिशन है। लेकिन इन के बाद आप ध्यान से देखेंगे
कोई भी संज्ञा या सर्वनाम नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इस प्रीपोजिशन का यूज संज्ञा सर्वनाम के पहले होता है? इस सेंटेंस में तो वहां पे नहीं है। तो इससे हम एक चीज समझते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया हुआ हो और वो सेंटेंस के लास्ट में हो, तो हम इंश्योर हो जाए कि उस पूरे सेंटेंस में कहीं न कहीं एक ऐसा नाउन या प्रोनाउन दिया होगा जिसके लिए उस सेंटेंस के लास्ट में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखें, आई लिव इन दिल्ली which is beautiful place। अब ये दो सेंटेंस को देखें, इस दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? दिल्ली एक ऐसा खूबसूरत जगह है जहां पे मैं रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं जो कि खूबसूरत जगह है। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब इस सेंटेंस को लिखने का मतलब क्या है? इसका लिखने के पीछे एक ही लॉजिक है कि यहाँ पे देखिए ये नाउन है और इस नाउन के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। यानी जो इस सेंटेंस के अंदर जो इन का यूज हुआ था वो इसलिए हुआ था कि सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है? नाउन दिया हुआ है। तो कहने का मतलब अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो आप मान लें, इंश्योर कर लें कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई संज्ञा सर्वनाम दिया होगा, नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, जिसकी वजह से लास्ट में प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। आपको वहां क्या करना है? फाइंड आउट करना है, सर्च करना है। पहला हम केवल इसके डेफिनेशन पे चल रहे हैं। अब दूसरा क्यों हम बात करते हैं, प्रीपोजिशन का एक रूल होता है, यहाँ पे मैं एक नोट में लिख भी रहा हूं। प्रीपोजिशन generally talks about time and place। मतलब अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं टाइम को शो करेगा, कहीं ना कहीं प्लेस को शो करेगा। जनरली सामान्य तौर से यही होता है। क्लियर है? हम हमेशा नहीं बोल रहे, आप शब्दों पे ध्यान देंगे, जनरली सामान्य तौर से ऐसा ही होता है। अब इस सेंटेंस में देखें, दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई लिव इन, तो यहाँ पे किसको शो कर रहा है? एक प्लेस को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन जनरली टॉक्स अबाउट टाइम एंड प्लेस। अब इसके थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम। He will come on tomorrow। He will come on tomorrow। या milk turned into solid। अब ये दो मैं सेंटेंस लिखा हूं, इससे भी कुछ कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा। केवल आप डेफिनेशन को ध्यान में रखें। डेफिनेशन ये कहता है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के पहले करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। अगर प्रीपोजिशन देखा जाए तो प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं 50 के आसपास होते हैं, 40 के आसपास प्रीपोजिशन होते हैं, 40-50 के आसपास। लेकिन ध्यान रखें, जैसे इसको कैटेगराइज किया गया है, सिंपल प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, इस तरह से इसका नेमिंग करके कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब क्लासिफाइड कर दिया गया। तो हम
सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं, वो सारी चीज के बारे में हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब इस सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि क्या टुमारो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये नाउन या प्रोनाउन है? अगर ये नाउन या प्रोनाउन होगा तभी प्रीपोजिशन का प्रयोग इसके पहले होगा, डेफिनेशन तो यही कहता है। तो यहाँ पे देखिए टुमारो यहाँ पे ना तो नाउन है और ना तो प्रोनाउन है, तो जब ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, क्योंकि टुमारो जो होता है किसी टाइम को एक्सप्रेस करता है। अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे, क्रिया विशेषण पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बताया गया होगा जूनियर क्लासेस में कि टुमारो, यस्टरडे, डे आफ्टर टुमारो, टुडे, टुनाइट, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? टाइम ऑफ एडवर्ब में आते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे जब ये एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। अब सेंटेंस है मिल्क टर्न्ड इनटू सावर, मिल्क खट्टा में परिवर्तित हो गया। सावर का मतलब खट्टा में परिवर्तित हो गया। अब इस सेंटेंस में देखते हैं क्या कि इनटू यहाँ प्रीपोजिशन है। अब इसके पहले हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो यहाँ पे सावर लिखा हुआ है क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है? अगर नाउन प्रोनाउन होगा तभी उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सावर का मतलब खट्टा, ये किसी टेस्ट को बता रहा है। आप एडजेक्टिव पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि मिल्क की विशेषता है कि वो खट्टा हो गया, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और जब किसी एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। हमें केवल डेफिनेशन को ध्यान रखना है, उससे बहुत सारी चीज क्लियर कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ से एक नोट निकल कर आता है। तो नोट्स क्या बनता है यहाँ से कि we can't use any preposition, we can't use any preposition before adverb, adjective, verb, conjunction, adjective, etc. मतलब कभी भी क्रिया विशेषण के पहले, कभी भी वर्ब के पहले, कभी भी विशेषण यानी एडजेक्टिव के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन 1% यहाँ पे एक्सेप्शन ये है, यहाँ पे एक्सेप्शन के केस में हम लिख सकते हैं, मतलब वाद क्या है कि only by is the single preposition, only by is the single preposition which can be used before time of adverb। मतलब पूरे प्रीपोजिशन में बाय एक ऐसा इकलौता प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग कहीं न कहीं हम टाइम एडवर्ब के पहले करते हैं, अदरवाइज फिर किसी का नहीं करते। जैसे अगर यहाँ पे इसको लिखना हो he will come by tomorrow, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखना है कि केवल 1% यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि हम लोग बाय का प्रयोग कर सकते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब के पहले। क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इज द टेबल, a book is dash the table। ये छोटा सा एग्जाम्पल है और इसको बहुत लोग जानते भी होंगे, इसके अंदर क्या फिलअप किया जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे अ बुक इज ऑन द टेबल, यही पढ़े होंगे और बहुत लोग इसको जानते भी हैं और लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन अगर हमें अगर यहाँ पे अगर मौका मिले, सपोज ऑप्शन में ये ना दिया हो, ऑप्शन में सपोज अपॉन दे दिया गया हो या ऑप्शन में अंडर दे दिया गया हो या हम कह सकते हैं बेनिस दिया हो या अंडर मीन्स दिया हो, ऑप्शन में बाय दिया हो,
बिसाइड दिया हो लेकिन ऑन ना दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सपोज ये क्वेश्चन दिया है एग्जाम में और यहाँ पे फिल अप द ब्लैंक्स की जगह पे ऑप्शन दे दिया गया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए होगा, ऑप्शन नंबर बी अंडर होगा, ऑप्शन नंबर सी बीनीथ होगा, ऑप्शन नंबर डी अंडरनीथ होगा, ऑप्शन नंबर ई बाय होगा और एफ क्या होगा? बिसाइड होगा, लेकिन ऑन नहीं है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, शायद आप ना देखे हो लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। हम थोड़े देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं, थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि एक टेबल है। क्या मान लिए? थोड़े देर के लिए ज्यूम कर लिए कि ये क्या है? टेबल है। अगर सपोज बुक यहां रखा हो, अगर सपोज बुक यहां रखा हो, है ना, तो यहां पे इस सिचुएशन में केवल हम ऑन का यूज करते हैं, केवल इस सिचुएशन में ही हम ऑन का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब टेबल के ऊपर जब हम बुक रखेंगे तो बुक का नीचे वाला सरफेस और टेबल के ऊपर वाला सरफेस दोनों क्या होगा? कांटेक्ट में होगा। और जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होता है, सटा हुआ होता है, टच में रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे बुक का सरफेस, टेबल का सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, और जब दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में होगा तो वहां पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। क्या इसमें निश्चित किया गया है कि जो टेबल के ऊपर जो बुक रखा हुआ है क्या बीच में ही रखा हुआ है? क्या ये निश्चित किया गया है? इसमें कहीं पोजीशन की बात हुई है? अगर सपोज यही बुक यहाँ न रह करके, सपोज अगर इसी बुक को हम यहाँ रख देते, कॉर्नर पे रख देते इसी बुक को, बिल्कुल अब तक में है, गिर भी सकता है नहीं भी, तो इस सिचुएशन में किस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम सिंपल अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपॉन। जब टेबल के ऊपर बुक कॉर्नर में बिल्कुल रखा गया हो, बिल्कुल कोने पे रखा गया हो, वो गिर भी सकता है नहीं भी गिर सकता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे किसका यूज करते हैं? अपॉन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो बुक है, थोड़े देर के लिए हम मान लेते हैं ये बुक यहाँ टेबल के नीचे रखा गया है। सपोज टेबल है और उसके नीचे रखा गया, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, बुक। सपोज ये बुक यहाँ नीचे रखा गया हो, तो हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडर। ठीक है? अब मान ले थोड़े देर के लिए कि इस टेबल पे यहाँ पे एक स्लैब रखा गया हो और इस स्लैब के ऊपर बुक रखा गया हो, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम बीनीथ का यूज करते हैं। बीनीथ का मतलब ही क्या होता है? नीचे, और अंडर का मतलब ही क्या होता है? नीचे। अब मान लें कि एक टेबल है और टेबल के बीच में एक ऐसा ड्रॉवर बना दिया गया हो और इस ड्रॉवर के अंदर में बुक रखा गया हो, तो वहां पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? समटाइम्स टेबल देखे होंगे और टेबल के बीच में ऐसे खींचने वाला होता है जिसमें हम सामान रखते हैं, ऐसे ड्रॉवर बना हो और उसमें बुक रखा हो, तो यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? तो यहाँ पे आप अंडरनीथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अंडरनीथ। इसका मतलब सबसे नीचे, अंडरनीथ। क्लियर है? अब मान लें कि टेबल यहाँ पे है और बुक बिल्कुल जो है यहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया है, ठीक है? अब जब बुक यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ पे हम इसके लिए हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके लिए किसका यूज करते हैं? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इस बाय का मतलब क्या होता है? नजदीक। यहाँ पे बाय का मतलब क्या है? नजदीक। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे समझो। सपोज ये टेबल है और टेबल के जस्ट बगल में यहाँ पे बुक रखा हुआ है। सपोज टेबल है और टेबल के जस्ट बगल में बुक रखा हुआ है, तो यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे? तो यहाँ पे हम बिसाइड का यूज करेंगे।
बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में। तो आप यहाँ पे देखें कि ये सभी कंडीशन इसके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। ये सभी कंडीशन इसमें हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस अगर क्वेश्चन में, अगर प्रीपोजिशन के किसी क्वेश्चन में कोई पोजीशन बिल्कुल फिक्स कर दिया गया हो, अगर पोजीशन उसके अंदर फिक्स कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में हम आपको देखना होगा कि किस सिचुएशन पे कहां पे कौन सा ऑप्शन हम यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे दिया हो, अ बुक इज केप्ट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, a book is kept dash the corner of the table, मतलब बुक है जो टेबल के जस्ट कॉर्नर पे, बिल्कुल कोने पे रखा गया है। तो हम इसमें देखे थे क्या कि जब टेबल के कोने पे कोई बुक रखा गया हो, कोने पे कोई बुक रखा गया हो कॉर्नर पे, तो वहां पे हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, अपॉन का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर प्लेस अगर डिफरेंट दिया गया है, पोजीशन अगर निश्चित कर दिया गया कि नहीं बुक वहीं रखा हुआ है, तो उस प्लेस के अनुसार इसमें से हम प्रीपोजिशन वहां पे फिलअप करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे हम ऑन का ही यूज करें। हाँ, अगर हम प्रायोरिटी की बात करते हैं, अगर प्राथमिकता की बात करते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम ऑन को ही लिखेंगे वहां पे। अगर प्रायोरिटी देना हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, तो ऑन को ही देंगे। लेकिन अगर वो ना रहे ऑप्शन में, तो हम प्रायोरिटी अपॉन को भी दे सकते हैं, अंडर को भी दे सकते हैं, बिसाइड को भी दे सकते हैं, बाय को भी बोल सकते हैं, अंडरनेथ को भी बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। यहाँ तक मुझे लगा समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर जब हम क्वेश्चन बनाने जाएंगे, देखिए प्रीपोजिशन कोई रटने का चैप्टर नहीं है। अगर आप रट रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि नहीं एक सेट करेंगे, इसमें ये करेंगे तो सेट हो जाएगा, ऐसी नहीं है। प्रीपोजिशन को जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, जब तक रीजन नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्यों होगा तो ये होगा, तब तक प्रीपोजिशन को आप सही से पढ़ नहीं पाएंगे और आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन का कहीं ना कहीं मैं रीजन बताऊंगा कि हाँ उसमें अगर ये होगा तो क्यों होगा, ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जो पहली बार प्रीपोजिशन को पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाते जाएं। पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो मैं दो नोट बताया हूँ, पहला कि बाय का प्रयोग एक सिंगल प्रीपोजिशन जिसका बाय का प्रयोग हम एडवर्ब टाइम के पहले करते हैं। दूसरा नोट क्या बताया? दूसरा नोट बताया कि प्रीपोजिशन जनरली प्लेस और टाइम के बारे में बताता है। और तीसरा यहाँ से आप लिखेंगे यूज ऑफ इनटू। फर्स्ट यूज यही है, फर्स्ट है यूज ऑफ इनटू। ये सबसे फर्स्ट प्रीपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, यूज ऑफ इनटू। और ये प्रीपोजिशन जनरली पूछा आता रहा है, और हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन भी देखें आप तो उसमें इससे क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसी को डील कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। सबसे फर्स्ट केस इसका क्या है? केस नंबर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट केस है मोशन इनसाइड एनीथिंग। मोशन इनसाइड एनीथिंग मतलब ये है कि इनटू इज यूज्ड इन केस ऑफ मोशन इनसाइड एनीथिंग। इनटू का प्रयोग हम वहां करेंगे जब किसी विशेष चीज के अंदर का मोशन होगा, तो वहां पे हम इनटू का यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट केस इसका यही है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट को इधर देखेंगे। सपोज यहाँ पे हम एज्यूम कर लें कि दिस इज अ वेल, एक एज्यूम कर ले कि वेल है, कुआं है। अब यहाँ पे सपोज हम मान लें कि यहाँ पे कोई मेढक बैठा हुआ है, अगर वो इसके अंदर छलांग लगाता है तो ये क्या जाएगा? मोशन में ही जाएगा, एक गति में जाएगा। दोबारा देखें इसको, सपोज ये वेल है, हम यहाँ पे लिखते हैं वेल, कुआं है ये। कोई सपोज यहाँ पे फ्रॉग है,
अगर ये जंप लगाता है इस कुएं के अंदर तो ये क्या, ये मोशन में जाएगा, और जब ये मोशन में जाएगा, इसका मोशन कहाँ हो रहा है, कुएं के अंदर हो रहा है इसका मोशन। कहाँ हो रहा है मोशन इसका, कुएं के अंदर। तो कहने का मतलब जब किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर कोई चीज मोशन में जाता है तो वहां पे हम इनटू का यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट यूज इसका यही है। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन देगा, उसको वीडियो को पॉज करेंगे, 5 क्वेश्चन बनाकर देखेंगे आपसे बनता है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a frog jumped dash well. Question number second, a frog jumped dash pond. Third, a boy jumped dash the pond. A fish jumped dash the river. Fifth, last, a boy jumped dash the river from the boat. अब यहाँ पे इस पांचों क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मिला है। पांचों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, दिखने में बिल्कुल एक जैसा है, कहीं कहीं माइनर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, सब इसमें क्या है, वेल लिखा हुआ है, इसमें पॉन्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रॉग की जगह बॉय लिखा हुआ है। हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटा सा केवल डिफरेंस है और कॉन्सेप्ट आपको यही उसमें इंप्लीमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें, अ फ्रॉग जंप्ड डैश द वेल। हमने क्या बात किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर मोशन में जाएगा, गति में जाएगा, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। तो जब कोई फ्रॉग कुएं में जाएगा तो मोशन में जाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट है कि इनटू का प्रयोग होगा, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेम है, केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। कॉन्सेप्ट क्या अलग है, कहता है फ्रॉग जंप्ड डैश द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब तालाब होता है, क्या होता है, तालाब। अब थोड़े देर के लिए मान लें सपोज, मान ले यहाँ पे एक तालाब है, मान ले सपोज पॉन्ड है, ये तालाब है, इसमें वाटर फिलअप किया गया है तालाब में। हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉग की बात कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, रीजन समझेंगे क्यों यहाँ पे यूज होगा। अगर सपोज कोई भी बाहर से अंदर की ओर मोशन में जाएगा, सपोज यहाँ फ्रॉग है, तालाब के अंदर छलांग लगाएगा तो बाहर से गया ना, तो कोई भी चीज बाहर से दूसरे मीडियम में मोशन में जाएगा तो वहां पे इनटू का यूज करेंगे, पहला। दूसरा कंडीशन, सपोज अब मेढक जो है पानी में है और पानी में ही उछल कूद कर रहा है, तो यहाँ पे इनटू इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इन का। सपोज मेढक जो है वो पानी में ही है, तालाब में है, लेकिन बाहर जंप कर रहा है, तो यहाँ पे हम आउट ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आउट ऑफ का। कहने का मतलब है कि जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ इनटू लिखे तो नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ इन लिखे वो भी चलेगा, अगर यहाँ आउट ऑफ लिखे तो वो भी चलेगा। तो आप किसी क्वेश्चन में तुक्का ना लगाए, सेट ना करें, पहले रीजन को समझें कि यहाँ पर ये होगा तो क्यों होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखते हैं। अब बॉय जंप द पॉन्ड, क्वेश्चन सेम है, केवल यहाँ पे टर्म को चेंज कर दिया गया है, बॉय कर दिया गया है। तो अब इस केस में वहां पे क्या लिखेंगे हम, तो आपको पता है कि इंसान केवल इन तीनों में से एक ही काम कर सकता है। अभी तो कोई ऐसा इंसान धरती पे लॉन्च नहीं हुआ है जो तीनों काम कर सके। एक ही काम कर क्या करेगा, सपोज एक लड़का है तो अगर नहाना होगा उसको तो तालाब में कूदेगा या नदी में जंप करेगा, केवल यही। अब वो शार्क मछली तो नहीं है कि पानी में ही पानी में जंप करेगा, ऐसे ये कंडीशन संभव नहीं है। और जब पानी में तो बाहर तो नहीं जंप कर देगा, ये भी कंडीशन क्या संभव नहीं है।
तो इस केस में केवल एक ही कंडीशन संभव है, वो क्या है, इनटू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ, इनटू। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब फिश जंप दैश द रिवर, क्वेश्चन सेम है, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। इसमें हम फिश की बात कर रहे हैं। तो फिश के केस में क्या होगा, तो फिश के केस में केवल इसमें एक ही कॉन्सेप्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगा, क्या, अब मछली बाहर तो नहीं होगी, मछली तो तालाब में ही होगी ना, बाहर तो नहीं बैठी रहती है, तो ये कंडीशन तो मछली के केस में नहीं होगा, फिश के केस में। अच्छा, अंदर से बाहर क्यों, तो जंप नहीं लगाती है, तो इसके अंदर केवल एक ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, इन का, क्योंकि मछली जो होती है, जो बड़ी बड़ी मछलियां जो आप देखते होंगे नदी में या तालाब में, तो तालाब में ही ऐसे जंप करते रहते हैं, क्लियर है, तो वहां पे केवल इन प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या समझना है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि अ बॉय जंप डैश द रिवर फ्रॉम द बोट। एक लड़का है जो नदी में अपने नाव से कूद गया। अब मान ले थोड़ी देर के लिए रिवर है, मान ले थोड़ी देर के लिए रिवर है, कि बोट जो होता है, नाव, वो तो रिवर नदी में चलती है ना, तो मान ले रिवर में बोट है और लड़का बोट से ही जंप कर गया। सपोज रिवर में, नदी में बोट चल रहा है और बोट से ही नदी में कूद गया, तो पानी में है, पानी में ही कूद गया, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करता है एग्जामिनर, अगर बोर्ड में एग्जामिनेशन में अगर हर एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का आप टर्म्स कंडीशन देखें कि कौन सा ऑप्शन किस केस में एप्लीकेबल है। वहां पे आप तुक्का ना लगाएं, वहां पे आप सेट करके ना देखें कि हाँ ये सेट करना लिख देते हैं, पहले आप रीजन को समझें, लॉजिक को समझें, क्लियर है। सपोज इसी पे क्वेश्चन और रहता, क्वेश्चन सपोज इस तरह से रहता, क्वेश्चन नंबर 6, a leaf fell dash the well. Question 7, he threw an iron ball dash the river. 8, he threw a ball dash the river. 9, a boy threw a dead rat in the river. अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें भी लॉजिक क्या देखना है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। A leaf fell dash the well. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है, डीप हो जाता है, तो उस केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंकते हैं, अगर वो पानी में डूबता नहीं है, डीप नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इन का यूज करते हैं। समझ में आया? When we threw an object into the water, when it dipped into the water, then we use into preposition. When we threw an object into the water, when it not dip into the water, then we use in preposition. अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में फेंके, अगर पानी के अंदर डूब जाता है तो वहां पे इनटू प्रीपोजिशन का, अगर वो नहीं डूबता है तो वहां पे इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे अ लीफ,
लीफ का मतलब क्या होता है? पत्ता। अगर पत्ता कुआं में अगर गिरेगा तो डूबेगा? नहीं डूबेगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक लीफ है, अगर लीफ किसी पत्ते को अगर पानी में फेंकते हैं या गिरता है तो क्या वो डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डिप नहीं करेगा तो किसका यूज करेंगे? इन का। अब कौन क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। ही थ्रू मतलब फेंकना। ही थ्रू एन आयरन बॉल डैश द रिवर। वह किसी लोहे के बॉल को पानी में फेंकता है। अगर लोहे को बॉल में पानी में फेंकता है तो लोहे का बॉल तो पानी में डूब जाएगा। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इनटू का। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे आयरन बॉल दे दिया गया है और यहाँ पे सिंपल बॉल जिससे जनरली बच्चे लोग खेलते हैं, आप लोग खेलते हैं, उसको बॉल बोलते हैं। वो बॉल पानी में चला जाए, कितना भी भारी बॉल होगा वो क्या डूबेगा? जिससे खेलते हैं नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं? इन का। यहाँ पे किसका यूज होगा? इन। नेक्स्ट बॉय थ्रू डैश। जैसे क्वेश्चन है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। अब बॉय थ्रू अ डेड कैट, डेड रैट डैश द रिवर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, अब बॉय थ्रू एक लड़का मरे हुए चूहे को पानी में फेंकता है। आपको पता है कि जब इंसान के अंदर जब प्राण होता है ना, अगर वो पानी के अंदर चला जाए तो डूब भी सकता है, लेकिन जो डेड बॉडी होता है वो पानी में कभी नहीं डूबता, आप देखे भी होंगे। तो ये मरा हुआ चूहा है तो क्या ये पानी में कभी डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इनका। तो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ किस कॉन्सेप्ट में क्या हमें यूज करना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं सेकंड यूज की तरफ। केस सेकंड है कन्वर्टिंग फ्रॉम one medium to another medium। जब हम एक माध्यम से किसी को दूसरे माध्यम में जब हम चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस केस में भी इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज लिक्विड था सॉलिड बन गया, इंग्लिश था इंग्लिश में हिंदी था इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए। तो जब भी मीडियम चेंज होगा, माध्यम चेंज होगा, तो उसमें हमेशा इनटू का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉलिड कन्वर्टेड डैश लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट डैश इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन है ट्रांसलेट this passage Hindi, English, Urdu। 4 water vapor converted अब जैसे यहाँ पे देखते हैं दो चीज है,
सॉलिड कन्वर्टेड एज लिक्विड। तो हमें पता है कि यहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, है ना। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मीडियम चेंज होगा, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, N2 का। ट्रांसलेट पहले दूसरे लैंग्वेज में होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, किसका यूज करेंगे, N2 का। ट्रांसलेट दिस पैसेज, जब भी एक लैंग्वेज से अधिक का नाम होता है, जब एक से अधिक लैंग्वेज का नाम होगा या सब्जेक्ट का नाम होगा, तो वहां पहले वाले में हम फ्रॉम का यूज करते हैं और बाकी सब में टू का यूज करते हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, जब एक से अधिक लैंग्वेज का नाम हो या सब्जेक्ट का नाम हो या किसी चीज का नाम हो एक से अधिक, तो हम पहले वाले में फ्रॉम, बाकी सब में टू का यूज करते हैं। वाटर में कन्वर्टेड, इसमें क्या हुआ, N2 का प्रयोग करेंगे कि मीडियम चेंज हो रहा है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि अभी हम केवल सेकंड केस तक पढ़े हैं, केवल सेकंड यूज तक पढ़े हैं, है ना। तो इसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बाकी है ना। तो वहां पे भी सम टाइम इसका यूज हम N2 का फ्रेज में भी करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं, तो टाइम थोड़ा कम है, इसको हम बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि N2 का थर्ड केस है, N2 कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ फ्रेज। N2 का प्रयोग हम फ्रेज के केस में भी करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऐसे कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केसेस, यानी जज केस की जांच पड़ताल कर रहा है। तो इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो कहने का मतलब इनटू का यूज फ्रेज के केस में भी कर सकते हैं। दोबारा इसको हम बता रहे हैं कि द जज इंक्वायर्ड इनटू द केसेस, यानी जो जज है वो केस की जांच पड़ताल कर रहा है, तो वहां पे इंक्वायर्ड इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। क्लियर है। तो ऐसे भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। इसके जस्ट बाद जो हम यूज कंटिन्यू पढ़ाते चले जाएंगे। ये आज बेसिक क्लास था प्रीपोजिशन का, लेकिन आप बेसिक क्लास में कॉन्सेप्ट बहुत सारे यहाँ से देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। क्लियर है। तो हर एक प्रीपोजिशन, हर एक क्वेश्चन का उसमें कौन सा प्रीपोजिशन फिलअप होगा, हर किसी प्रीपोजिशन का हम रीजन बता रहे हैं, आपको क्लियर कर रहे हैं कि हाँ इसमें अगर ये होगा तो क्यों होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आप हमेशा रीजन पे ध्यान दें और रट्टा मारने की कोशिश ना करें, और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, है ना। और पूरे प्रीपोजिशन को एक करके हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, हर एक का कंडीशन बताएंगे, केसेस बताएंगे, एग्जाम में कैसे आता है, बोर्ड में कैसे आता है, कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है, वो हर सारी चीज की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट करेंगे, है ना। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करने की है तो आप जरूर एडवाइस देंगे। क्लियर है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।